हेलो स्टूडेंट, आई एम योर होस्ट अमित भारद्वाज। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा अबाउट द बायोमोलिक्यूल हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट एंड सैकराइड्स के बारे में। आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। अब पहले मन में हमारे आता है प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन आर नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विच आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी के लिए भी जरूरी। कुछ लोगों का मानना है प्रोटीन वाइज जिम जो जाते हैं वो लोग खाना चाहिए, नहीं, हम एक आम आदमी को भी हमें प्रोटीन खाना चाहिए। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है। हमारे की चोट लगी, बॉडी की रिपेयरिंग के लिए भी प्रोटीन काम में आता है। ओके, तो प्रोटीन आर नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। अब मन में आता है प्रोटीन मिलता किस किस से है, तो प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। प्रोटीन के सोर्स होते हैं मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट, फिश, मीट, एग। एग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन। 6.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। अब ये प्रोटीन वर्ड आया कहां से, तो प्रोटीन वर्ड आया है जिसका नाम है प्रोटियस। एक ग्रीक वर्ड था प्रोटियस, इसका मतलब होता है प्राइम इंपोर्टेंस, प्राइमरी। मतलब आप जो भी चीज करें प्राइम इंपोर्टेंस से वो चीज आनी चाहिए, तो उसका नाम पड़ा प्रोटियस से नाम पड़ा प्रोटीन का। ओके, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट के पूरे चैप्टर में सेक्रियाइड, मोनोसेक्रियाइड, डाई, ओलिगोसेक्रियाइड, पॉलीसेक्रियाइड, वैसे ही इस चैप्टर में हम लेंगे एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड क्या होते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा अबाउट द अमाइंस, आल्सो यू नो अमाइंस के बारे में। लास्ट इससे पहले जो चैप्टर था अमाइंस, तो अमाइन का प्रीफिक्स क्या होता है, अमाइन है, तो वहां से ही आया। हमने लिखा RCH, और ये NH2। नाम कैसे पढ़ा, हम जानते हैं जो कोई सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप होता है तो उसका सफिक्स यूज करते हैं, तो एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या ओइक एसिड। और उसके सामने कोई जूनियर फंक्शन ग्रुप होता है अकॉर्डिंग टू सीरियल टेबल, उसका यूज करते हैं प्रीफिक्स। तो NH2 का प्रीफिक्स क्या होता है, अमाइनो, और इसका एसिड, तो इसके नाम से पढ़ गया, इसका नाम एमिनो एसिड। हमारे यहाँ 20 एमिनो एसिड दे रखे हैं हमारे कोर्स के अंदर, जो कि हमारी बॉडी में चलती है। अब ये देखें यहाँ पे COH है, ये कार्बन है, इसकी पोजीशन पे ये आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अल्फा पोजीशन। ओके, तो हम जो स्टडी करेंगे अबाउट दैट वो रहेंगे अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड क्या है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कार्बन की इस पोजीशन के अलावा 2 वाली कंडीशन, ठीक है, इसके बाद अगर होता तो उसे हम बोलते हैं बीटा, इसके अलावा कार्बन का गामा एंड डेल्टा एंड सो ऑन। तो इस कार्बन पे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, अल्फा एमिनो एसिड। आई समझ आपको, अमाइन का एमिनो और कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड, तो इसका नाम रख दिया हमने एमिनो एसिड। हमारे 20 एमिनो एसिड है जिनको अलग अलग हमने क्लासिफाई कर रखा है। अगर हम इसकी रिएक्शन आगे बढ़े तो हम जब इसकी रिएक्शन करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इसके अकॉर्डिंग, तो ये डाइपोलर चार्ज आयन करता है। तो ये लिया RCH CO- और NH3+, तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये बन गया है ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन क्या होता है, ठीक है, एक डाइपोलर आयन चार्ज होता है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड कैन लूज ए प्रोटॉन, जो H+ देते हैं प्रोटॉन है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन लूज ए प्रोटॉन एंड अमाइन ग्रुप कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन और विच कैरी डाइपोलर चार्ज। ये डाइपोलर चार्ज है, तो डाइपोलर चार्ज है, इसका नाम है ज्यूटर आयन। अगर आपको याद हो, ज्यूटर आयन का एग्जांपल हमने अमाइन चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपको याद है, अगर आपसे पूछे कि भाई ज्यूटर आयन क्या होते हैं, ज्यूटर आयन का एग्जांपल समझे, तो आप या तो इसका एग्जांपल ले सकते हो, या हम सल्फानिलिक एसिड NH2SO3H, इसका नाम आपने पढ़ा होगा अमाइन चैप्टर में, दैट इज सल्फानिलिक एसिड। क्या होता है ये, सल्फानिलिक एसिड। सेम इसके अंदर भी डाइपोलर आयन चार्ज लेगा ये, तो ये NH2 से बन जाएगा NH3+ और ये SO3-। इट आल्सो बिहेव एज ज्यूटर आयन, ये भी क्या कहलाएगा, ज्यूटर आयन। तो हमारे कोर्स में 2 एग्जांपल हो गए ज्यूटर आयन के। पहला है हमारे बायोमोलिक्यूलर चैप्टर का जिसमें अल्फा एमिनो एसिड है, उससे लिया डाइपोलर आयन चार्ज, और ये सल्फानिलिक एसिड है, और इसका IUPAC लेंथ है 1 2 3 4 अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप है, तो ये भी डाइपोलर चार्ज आ गया है। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा अबाउट द बेसिक ऑफ अमाइनो एसिड। अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि भाई प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करें ऑफ एमिनो एसिड के बारे में कि एमिनो एसिड कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। तो बेसिकली एमिनो एसिड को 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड और न्यूट्रल एमिनो एसिड। तो फर्स्ट हम द मोस्ट एग्जाम जाते ही 2 ही बारे में पूछा था, एसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। अब नाम में एसेंशियल, जिसकी जरूरत हो, तो एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं स्टूडेंट, एसेंशियल एमिनो आर दोस एसिड which cannot be synthesized by our body, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो। इसका मतलब क्या है, अब हमें उसे डाइट के थ्रू लेना पड़ेगा, खाने के थ्रू लेना पड़ेगा। इट मींस those amino acids which cannot be synthesized by our body and they must be part of our diet are known as essential amino acids। essential amino acids के एग्जांपल क्या है, valine, leucine, arginine, ये इसके एग्जांपल है essential amino acids।
सेकंड आता है नॉन एसेंशियल, नाम में नॉन एसेंशियल, इसका मतलब ये नहीं कि हमें लेना नहीं है, इसका मतलब ये होता है दिस कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, हम जो खाना खा रहे हैं, डेली खा रहे हैं, आप जो भी मिल्क व्हाटएवर जो भी ले, हमारी बॉडी इसको खुद ही सिंथेसाइज कर लेगी। ओके, तो दोस एमिनो एसिड व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी आर नोन एज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। इसके एग्जांपल क्या है, ग्लाइसिन, एलानिन, ये सब किसके एग्जांपल है, एसेंशियल एमिनो एसिड। अब ये बहुत बेसिक चीज है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, इसको सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर थ्रू समझना क्या होता है। एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर R, CH, COH और NH2। आपने पढ़ा है भाई लास्ट चैप्टर अमाइन के अंदर कि जो NH2 होता है बेस की तरह बिहेव करता है, जैसे क्वेश्चन व्हाई अमोनिया एक्ट एज अ लुईस बेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्राउंड पे, तो ये बेस होते हैं। COH नाम में एसिड आ रहा है, नाम में क्या आ रहा है, एसिडिक एसिड, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन आप खुद समझना, एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड और न्यूट्रल क्या होंगे। एसिडिक एमिनो एसिड क्या होंगे, which contain more carboxyl group, मतलब ऐसे एमिनो एसिड 20 एमिनो एसिड ग्रुप, उनके वैसे एमिनो एसिड जिसमें COH ग्रुप 2 या 2 से ज्यादा हो, जैसे कि कौन कौन से, which contain more कार्बन लाइक एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामाइट एमिनो एसिड, एस्पार्टिक एंड ग्लूटामाइट, तो ये दोनों के अंदर ही कार्बोक्सिल एसिड 2 या 2 से ज्यादा होता है, तो ये किसके बॉडी होंगे, एसिडिक एमिनो एसिड। नेक्स्ट आते हैं बेसिक एमिनो एसिड, अभी हमने पढ़ा ये NH2, ये किसकी तरह एक्ट करता है, बेसिक की तरह एक्ट करता है। तो दो एमिनो एसिड जिसके अंदर अमाइन ग्रुप 2 या 2 से ज्यादा हो, ऑब्वियसली बात है, विच हैव मोर बेसिक ग्रुप लाइक NH2 ग्रुप, कौन कौन से एग्जांपल, लाइसिन और हिस्टिडाइन। और थर्ड है न्यूट्रल एमिनो एसिड। न्यूट्रल मतलब क्या भाई, अगर एक कार्बोक्सिल ग्रुप हो जाए और एक अमाइन ग्रुप हो जाए, दोनों एक दूसरे चार्ज को कैंसिल कर दें, एक एसिडिक है और एक अमाइन है, हम बोलेंगे कैसे, विच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ कार्बोक्सिल एंड अमाइन ग्रुप, ऐसे एमिनो एसिड जिसमें इक्वल नंबर में कार्बोक्सिल ग्रुप भी हो और अमाइन ग्रुप भी हो, उनको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एमिनो एसिड। तो जो बेसिक है ग्लाइसिन और वेलिन, ग्लाइसिन और वेलिन, ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, न्यूट्रल एमिनो एसिड। मैं एक बार फिर वापस आपको रिवाइज कराता हूँ, ये 5 टाइप के होते हैं। पहला है एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड और न्यूट्रल एमिनो एसिड। एसेंशियल क्या, which cannot be synthesized by our body, they must be part of our diet. Essential क्या, they can be synthesized by our body. फिर एसिडिक हो जिसमें COH ग्रुप ज्यादा हो, इन शॉर्ट कोई लैंग्वेज जमा दो, बस ग्रामर जमा नहीं है। बेसिक एमिनो ग्रुप क्या, जिसमें अमाइन ग्रुप 2 या 2 से ज्यादा, और न्यूट्रल क्या, which contain equal number of अमाइन ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप आर नोन एज न्यूट्रल एमिनो एसिड। एक और चीज याद रखना, सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ दे, हमने ग्लाइसिन को छोड़ दे, बाकी जितने भी एमिनो एसिड होते हैं मोस्टली लिवर रेस्पिरेटरी ही होते हैं एक्सेप्ट द ग्लाइसिन। तो ये थे क्लासिफिकेशन। अब आपस में एमिनो एसिड कौन से बॉन्ड के थ्रू जमते हैं, आपस में जो एमिनो एसिड करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू करते हैं, जिसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट बॉन्ड आपस में किसके थ्रू जुड़ा होता है, डाई ओलिगो पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू आपस में कनेक्ट रहते हैं। वैसे ही जो एमिनो एसिड रहेंगे आपस में किसके थ्रू कनेक्ट रहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब हम नेक्स्ट लेते हैं पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड। आइए अब दो एमिनो एसिड किसके थ्रू जुड़े रहते हैं आपस के अंदर, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। मैं वापस से बोलता हूं, कार्बोहाइड्रेट जैसे आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं डाई ओलिगो पॉलीसेकेराइड, वैसे ही दो एमिनो एसिड आपस के थ्रू जिस बॉन्ड से जुड़ेंगे उसका नाम है पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट में हो तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, प्रोटीन के अंदर आए तो उसको याद रखिए पेप्टाइड लिंकेज। अब ये होता क्या है, ठीक है, हमें दो एमिनो एसिड लिए, एक एमिनो एसिड मिल लिया ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर NH2 CH2 COH और दूसरा स्ट्रक्चर मिला एलानिन NH2 CH CH3 COH। अब ये स्ट्रक्चर कैसे है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स ये होती है, व्हेन टू सेम और डिफरेंट एमिनो एसिड, सेम का मतलब ये होता है कि मैं दोनों जगह ग्लाइसिन ग्लाइसिन ले लेता हूं, डिफरेंट लिया मैंने तो एक है ग्लाइसिन और एक है एलानिन। व्हेन टू सेम और डिफरेंट एमिनो एसिड, ये डिफरेंट है, व्हेन टू सेम और डिफरेंट एमिनो एसिड हैव ए कॉम्बिनेशन सच लाइक, उन दोनों के बीच कॉम्बिनेशन कैसा हो कि एक तरफ तो जुड़े कार्बोक्सिल ग्रुप, एक तरफ जुड़े अमाइन ग्रुप, आप दोनों तरफ ऐसा कॉम्बिनेशन लेते इधर भी कार्बोक्सिल जुड़े इधर भी कार्बोक्सिल जुड़ जाए, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा इसकी बॉडी, या दोनों तरफ NH2 ले लो, वो भी नहीं कर सकते। कैसा कॉम्बिनेशन बनाना है, एक तरफ क्या जुड़े कार्बोक्सिल ग्रुप और एक तरफ क्या जुड़े अमाइन। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, व्हेन टू एमिनो एसिड हैव ए कॉम्बिनेशन सच लाइक दैट, वन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप वन ऑफ अमाइन ग्रुप, तो अमाइन में को इसको ऐसे लिखता हूं, ये NH2 को, इस H को मैं ऐसे लिखता हूं, ये H को ऐसे लिखता हूं। हमने क्या लॉस किया, अगेन वाटर मॉलिक्यूल, किसका लॉस हुआ, वाटर मॉलिक्यूल। अब इधर क्या बचा NH2, इधर क्या बचा CH2, यह बन गया CONH, इसका CO इसका NH, CH COH और ये लिख दिया CH3। तो ये जो आपस में ये जो बॉन्डिंग बनी है इसको ही हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड, या इस लिंकेज को अमाइन लिंकेज भी बोलते हैं।
तो डेफिनेशन अगेन रिपीट करें, पेप्टाइड लिंकेज हुआ क्या, सबसे इजी तरीके समझने का, when two same or different amino acid have a combination such like that, one of carboxyl group, one of amine group, then the loss या elimination of water molecule, the amine linkage form which is known as peptide bond. तो दो बने तो इसको कहलाएंगे डाइपेप्टाइड बॉन्ड, दो के बाद तीसरा जुड़ा है ट्राइपेप्टाइड, चार जो है टेट्रापेप्टाइड, और ऐसे ही जब बहुत सारे जुड़े तो बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो आपस में जब ये दो से कनेक्ट हुआ तो उसमें क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। ओके, अब हम लेते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। टेकिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर शेप इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया स्टूडेंट। पहला पार्ट है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन। हमारे मन में आता है कि मॉलिक्यूलर शेप के अकॉर्डिंग दो पार्ट क्या हुए, फाइब्रस और ग्लोबुलर होते क्या है। तो फाइब्रस प्रोटीन नाम है फाइबर, फाइबर मतलब फाइबर रेशेनुमा धागेनुमा जो स्ट्रक्चर होता है वो फाइब्रस प्रोटीन का होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है कि आपस में जो फाइब्रस बॉन्ड होंगे किसके थ्रू कनेक्ट होंगे, तो आपस में कनेक्ट होंगे हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड के अकॉर्डिंग, डाइसल्फाइड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दे हैव फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। अगर आपको डेफिनेशन बोले भाई डाइसल्फाइड हाइड्रोजन कैसे बोले, तो व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, ओके दे हैव फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। वो सबसे ज्यादा मोस्ट जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो थर्ड पॉइंट में करते हैं, भाई देखने में तो बहुत सिंपल है, इनसोल्युबल इन वाटर, पर जब एग्जांपल आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज है कि भाई फाइब्रस में टिक करे ग्लोबुलर में टिक करे। तो दे आर इनसोल्युबल इन वाटर कैसे, इसके दो एग्जांपल है, केराटिन एंड मायोसिन। केराटिन क्या होते हैं स्टूडेंट, केराटिन क्या किसे प्रेजेंट होते हैं, हेयर और वूल को सेल। आप शैम्पू के एड देखते हो उसमें आता है केराटिन युक्त शैम्पू, तो केराटिन ऑलरेडी है हेयर वूल के सेल। और दूसरा है मायोसिन, मायोसिन किससे प्रेजेंट होता है हमारी मसल्स के अंदर। ओके, तो ये ने मतलब इनसोल्युबल वाटर के आप जब नहाते हो, डेली नहाते होंगे तो उसमें क्या हमारे बाल गल जाते हैं क्या, क्या हमारे जो मसल से गल जाते हैं, नहीं ना। तो दे आर इनसोल्युबल इन वाटर, नहीं है नेल से जो के गल जाते हैं नहीं ना, तो इनसोल्युबल को कॉमन सेंस लगाना इसमें। नेक्स्ट है ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन दे हैव ए स्फेरिकल लाइक शेप, ठीक है लाइक कॉइल टाइप का शेप होगा, और दे आर सोल्युबल इन वाटर, ये है सोल्युबल वाटर। जैसे इसे एग्जांपल है इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, किसके एग्जांपल है हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन। तो कंफ्यूज मत होना, मेन जो थर्ड पॉइंट है दे आर इनसोल्युबल इन वाटर, दे आर सोल्युबल इन वाटर। इसके एग्जांपल है केराटिन, केराटिन किसमें प्रेजेंट होता है, हेयर वूल सेल, मायोसिन हमारी मसल्स में, और ये इसके एग्जांपल क्या है, एल्बुमिन एंड इंसुलिन। हम इसका नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, प्रोटीन का नया टॉपिक लेते हैं, जिस टॉपिक का नाम है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। भाई डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है भाई, आसान शब्दों में भाई स्टूडेंट समझना, प्रोटीन का सर्वनाश करना, सत्यानाश करना। अब कैसे कर सकते हैं भाई, दो तरीके से, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज कैसे, उसे टेम्परेचर दे दो, केमिकल चेंज कैसे, उसकी पीएच चेंज कर दो। और फिजिकल चेंज हम सबसे ज्यादा करते हैं, जैसे भाई एग है या कोई भी चीज है, हम उसे जैसे सिंपल बॉइल करके एग खा लो तो भाई जितना प्रोटीन है उतना मिल जाएगा, बट अब उसे टेम्परेचर दिया जाए, आमलेट, भुर्जी, व्हाटएवर एनीथिंग व्हाटएवर यू टू इट, जैसे आपने टेम्परेचर दे दिया उसने अपना जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी वो उसमें लूज कर दी, उसमें जितने ग्राम प्रोटीन था हमें उतना प्रोटीन मिलना चाहिए वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता। तो इस टॉपिक का मतलब ही हमारी जो इंडियन फूड जो पद्धति है उसमें सबसे ज्यादा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन ही होता है। कैसे, प्रोटीन उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, वो कैसे चेंज हो सकती है, दो तरीके से, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। मैं बताया फिजिकल चेंज कैसे, टेम्परेचर, और केमिकल चेंज कैसे, उसकी पीएच को चेंज कर दो। तो इससे होगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और ग्लोबुलस अनफोल्ड हो जाएगी और हेलिक्स गेट अनफोल्ड, और प्रोटीन लूज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। भाई जैसे हमने उसको टेम्परेचर दिया, ठीक है, प्रोटीन ने अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर दी, उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो भी उसका क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो हमें जितने अमाउंट में प्रोटीन मिलना चाहिए था वो हमें प्रोटीन नहीं मिल पाता है, और उसकी नेटिव फॉर्म के अंदर नहीं होता है। इसी चीज को क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। हम इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या, ठीक है, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर आर टोटली डिस्ट्रॉयड। इसके चार स्ट्रक्चर होते हैं स्टूडेंट, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी, और जो भी मॉडर्न आर्ट आप कर सको, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, क्वार्टनरी। तो ये कहना चाह रहा है ड्यूरिंग डीनेचुरेशन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर आर टोटली डिस्ट्रॉयड बट 1 डिग्री स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। भाई जितना था प्रोटीन उतना प्रोटीन तो मिल नहीं पाया। भाई मान लो एक अंडे में 6.5 ग्राम प्रोटीन है, आपने उसे टेम्परेचर दिया, आमलेट बनाया जा रहा है, तो हमें जितना प्रोटीन था उतना नहीं मिल पाया। क्यों, क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर टोटली क्या हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय, बट 1 डिग्री स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। तो थोड़ा बहुत हमें जो प्रोटीन मिल जाना चाहिए वो मिलेगा, बट उसका जो 100% प्रोटीन था वो हमने टेम्परेचर देके गवा दिया। इसके एग्जांपल है जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क और कोगुलेशन ऑफ एग ऑन बॉइलिंग।
तो भाई जो जिम जाते हैं वॉट एवर करते हैं, अगर आपको चाहिए तो बॉयल चीजें खाइए आप। इसलिए आपने देखा हो कितनी भी हेल्थ टिप्स आती है सब कि बॉयल खाना खाओ, बॉयल खाओ, क्योंकि बॉयल में उसका पूरा प्रोटीन होता है। बट जैसे ही हमने उसको टेम्परेचर दे दिया या उसका केमिकल चेंज कर दिया, उसकी पूरी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम था डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन।